हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। रूपा और शिवाय दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन प्रिया और रूपा दोनों अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थीं। तभी रूपा के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रूपा की माँ शांति जी की घबराई आवाज़ सुनकर रूपा डर गई। बेटी तू जल्दी से घर आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। शांति जी ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। रूपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रिया भी फ़ोन सुनकर उठकर बैठ गई। रूपा की ऐसी हालत देखकर वह फटाफट उठी और पानी की बोतल रूपा के हाथ में दे दी। रूपा ने 2 घूंट पानी पिया। क्या हुआ रूपा, तू रो क्यों रही है? किसका फ़ोन था? प्रिया, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं भी ऑनलाइन टिकट देखती हूँ, शायद रात की किसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिल जाए। यह कहकर रूपा जल्दी जल्दी मोबाइल में टिकट ढूंढने लगी। तभी प्रिया बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। ला मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ। प्रिया पैकिंग में लग गई। रूपा को तत्काल में एक टिकट मिल गई। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी। वो सुबह 7 बजे तक कानपुर उतारने वाली थी। रूपा ने फटाफट शिवाय को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसे भी आज ही फ़ोन स्विच ऑफ करना था। अरे तू छोड़ उसे, मैं बता दूंगी। चल जल्दी से कैब बुक कर ले, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैक करवा लाती हूँ। रात को खाना लेना। रूपा ने प्रिया को गले लगा लिया। थैंक्स यार, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया। माँ भी ने कुछ ढंग से बताया भी नहीं। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोच। और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर दियो, मैं सुबह शिवाय को सब बता दूंगी। बस तू एक बात याद रखना, ऐसे हालत में अपने घर वालों को शिवाय के बारे में कुछ मत बताना। हाँ ठीक है। प्रिया जल्दी से कैंटीन की ओर चल दी। वहाँ से उसने कुछ खाना पैक करवाया और रूम में आकर रूपा के बैग में रख दिया। इसी बीच रूपा हॉस्टल की वार्डन से परमिशन लेकर आ गई। दोनों बैग और सूटकेस लेकर हॉस्टल के गेट पर आ गई। कुछ ही देर में कैब आ गई। प्रिया ने विदा लेकर रूपा कैब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। समय पर वह ट्रेन में चढ़ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। घबराहट में उसे कभी पापा की याद आती तो कभी शिवाय की। रूपा शिवाय से बात करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी तरह रात कटी। सुबह वह कानपुर पहुंच गई। वहां से बस लेकर वह अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही रूपा ने देखा उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और माँ उनके पैरों के पास बैठी थी। घर में 1-2 पड़ोस और की औरतें और आदमी भी बैठे थे। रूट ने मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। शांति जी ने रूपा को देखा। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा और उसे बाहर चलने के लिए इशारा किया। बाहर आकर शांति जी ने रूपा को गले से लगा लिया। रूपा ने अपनी मम्मी को कस के जकड़ लिया। जब दोनों अलग हुई तो उसने देखा क्या ये मम्मी उसकी मम्मी थी। हमेशा उत्साह से भरी रहने वाली आज उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आंखें नम थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी रातों से नहीं सोई, बहुत कमज़ोर लग रही थी। रूपा को लगा जैसे उसके पापा नहीं, मम्मी बीमार है। रूपा अपने आप को रोक नहीं पाई, वह रोने लगी। शांति जी की आंखों में आंसू थे, वे अपने हाथों से रूपा के आंसू पोंछ रही थी। बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में रूपा सामान हुई। उसने शांति जी से पूछा, मम्मी आपने फ़ोन पर कुछ नहीं बताया, अचानक क्या हुआ पापा को? बेटा तेरे पापा स्कूल गए थे, वहीं बेहोश हो गए। स्कूल वाले इन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पता लगा इन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय तो उन्होंने इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर इन्हें बचा लिया, लेकिन तुरंत कानपुर रेफ़र कर दिया। हम इन्हें कानपुर ले गए, वहाँ पता लगा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, वहाँ स्टंट डाली गई। इस सब के बीच में इतना घबरा गई कि तुझे फ़ोन करने का ध्यान ही नहीं रहा। रूपा यह सुनकर आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रही हो मम्मी? ये सब कब हुआ था? पापा घर कब आए? बेटी इस बात को 1 सप्ताह हो गया, मैं कल ही तेरे पापा को छुट्टी मिली है। मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, घर में आ नहीं पाई। कल हम आए तब मैंने तुझे फ़ोन किया। रूपा को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कमरे में जाने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा दवा खाकर सोए हैं, 3-4 घंटे बाद उठेंगे। डॉक्टर ने कहा है वो जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुझे देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कल भी मना कर रहे थे, कह रहे थे रूपा को क्यों परेशान कर रही हो, मैं ठीक तो हूँ। रूपा वहीं खड़ी रह गई। अभी उसे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी ये सब अकेले झेला है, कितनी हिम्मत दिखाई मम्मी ने। यह सोचकर वह शांति से लिपट गई। बेटा चिंता मत कर, सफ़र से आई है, तू हाथ पैर धो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तू आराम से सो जा।
जब तक तू उठेगी तेरे पापा भी जग जाएंगे। रूपा वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में बैठे लोग अपने अपने घर चले गए। उसके जाने के बाद रूपा पापा के सिरहाने बैठकर उन्हें निहारने लगी। कुछ देर में शांति जी चाय बना लाई, साथ में कुछ बिस्कुट भी थे। रूपा के सिर में दर्द हो रहा था। चाय के साथ बिस्कुट खाकर उसे बहुत राहत मिली। वह रात से भूखी हुई थी। शांति जी ने अपना चाय का कप लेकर उसके पास आकर बैठ गई। मम्मी, आप अपना भी ध्यान रखो, कितनी कमज़ोर लग रही हो। क्या करूं बेटी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हॉस्पिटल में भी आस पड़ोस के लोग खाना पहुंचा आते थे, लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता था। अब घर में अकेले कुछ बनाने का मन नहीं करता। बस तेरे पापा के लिए खिचड़ी या दलिया वगैरह बनाती हूँ, वही बचा हुआ खा लेती हूँ। रूपा को अपनी मम्मी पर बहुत तरस आ रहा था। अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूँगी। शांति जी के चेहरे एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और चली गई। कुछ देर बाद रूपा दूसरे कमरे में सोने चली गई। रूपा के जाने के बाद जब अगले दिन प्रिया कॉलेज पहुंची तो शिवाय ने उसे रोक कर शिवाय के बारे में पूछा। प्रिया, रूपा कहाँ है और उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? प्रिया ने उसे सारी बात बता दी। वो कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ अगर रूपा से बात हो तो मुझे बता देना। शिवाय बहुत परेशान हो गया। शाम को उसने रूपा को फिर से फ़ोन मिलाया। रूपा, कैसी हो तुम और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ था, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? एक ही सांस में शिवाय ने सारे सवाल पूछ डाले। शिवाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पापा को हार्ट अटैक आया है, अब ठीक है, और तुम यहाँ मत आना। यह गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन रूपा, तुम वापस कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शिवाय, अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मम्मी पापा की देखभाल कर रही हैं। ऐसे में उनकी हालत भी ठीक नहीं है, ना ढंग से खाती हैं ना पीती हैं। मुझे पापा के साथ उनका ख्याल भी रखना होगा। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, शिवाय अभी कुछ नहीं कह सकती, बाद में देखा जाएगा। यह कहकर रूपा ने फ़ोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी बुला रही थी। दीनानाथ जी जग चुके थे। रूपा को देखकर वे बहुत खुश थे। शांति, तुमने बेकार इसे परेशान किया, अब तो सब ठीक हो गया था। रूपा अपने पापा के गले लग गई। पापा, आपको इस हालत में देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। मम्मी को पहले ही मुझे खबर करनी चाहिए थी, सब कुछ अकेले ही संभालती रही। तभी शांति जी कमरे में आई। अच्छा, आते ही पापा से मम्मी की शिकायत शुरू कर दी। यह सुनकर दोनों हंस पड़े। उन्हें देखकर शांति जी भी हंस पड़ी। देखा, मेरी बेटी के आने से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आई, वरना सारे दिन उदास बैठी रहती थी। अब मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। दीनानाथ जी ने शांति जी की ओर देखते हुए कहा। प्रिया हर दिन रूपा को फ़ोन करके उसका और उसके पापा का हालचाल पूछती थी। एक दिन प्रिया ने बताया कि शिवाय कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। जब प्रिया ने फ़ोन किया तो बोला, रूपा के बगैर मन नहीं लग रहा, इसलिए अब वह कॉलेज नहीं आएगा। जब रूपा आ जाएगी तभी आएगा। उसकी बात सुनकर रूपा कुछ परेशान हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काटकर शिवाय को फ़ोन मिलाया। शिवाय, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कल से कॉलेज जाओ, मुझे तो आने में अभी टाइम लगेगा। तुम नोट बना कर रखना, मैं तुमसे ले लूँगी। नहीं रूपा, मुझे तुम्हारी याद आती है, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जा रहा कॉलेज। बस एक बार मुझे अपने गांव आने दो, तो मैं देखे बगैर मेरा मन उदास रहता है। रूपा ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? देवदास मत बनो, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, कल से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे रोज़ बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो अब मैं कल बात करूँगी, अभी मम्मी बुला रही हैं। शिवाय अगले दिन कॉलेज गया। उसने किसी तरह कॉलेज में कुछ लेक्चर अटेंड किए और फिर घर आ गया। रूपा के पिता दीनानाथ जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान शंकर लाल जी उन्हें देखने आए। मास्टर जी कैसे हो आप, अब तबीयत कैसी है? दीनानाथ जी ने कहा, प्रधान जी आपने सही समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद की, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शंकर लाल जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना। दीनानाथ जी ने कहा, भाई घर का माहौल तो तुम देख ही रहे हो, मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि रूपा के किसी तरह हाथ पीले कर दूँ। अब मुझे अपना भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। शंकर लाल जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, भाई अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर से पढ़कर आया है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। दीनानाथ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई
मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला, मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारी जितनी नहीं। शंकर लाल जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता ले आई। शंकर लाल जी ने कहा, भाभी जी अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए, मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल लें, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रश्न भरी नज़रों से दीनानाथ जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। चाय पीकर शंकर लाल जी चले गए। तब दीनानाथ जी ने कहा, रूपा कहाँ है? शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने गई है। आप बताइए, रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? शांति जी, आप तो जानती हो मुझे एक अटैक पड़ चुका है, सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। रूपा की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। दीनानाथ जी की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आईं। तभी रूपा कमरे में आई और पास बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओहो पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र शंकर लाल जी आए थे, वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि रोज दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। शांति जी ने कहा। रूपा यह सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सिवाय के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। रूपा उठकर अपने कमरे में चली गई। वह बहुत बेचैन हो गई थी। न तो पापा को वह कुछ बता सकती थी और न चुप रह सकती थी। शाम को जब सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, रूपा छत पर चली गई। उसने शिवाय को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। शिवाय ने रूपा से कहा, रूपा ये क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। रूपा ने कहा, नहीं शिवाय, यहाँ मत आना, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं, मैं उन्हें किसी तरह मना लूँगी। जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। लेकिन रूपा एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। शिवाय की बात सुनकर रूपा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वह छत पर टहलती रही। शांति जी रूपा को ढूंढती हुई छत पर आ गई। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? चल नीचे सोने चलते हैं। माँ मुझे नींद नहीं आ रही, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, रूपा ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। वो बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है ना? कहीं शादी की बात से तो परेशान नहीं? मैं जानती हूँ शंकर लाल जी परिवार को बहुत अच्छा परिवार है, वे लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे, रूपा ने झुंझलाते हुए कहा। माँ वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है, शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। रूपा ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ एक बात आपको बतानी थी, पापा से मत कहिएगा, कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, वह बहुत अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चटाक से एक जोरदार चांटा पड़ा रूपा के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए शहर भेजा था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इश्क लड़ाई। जानती नहीं, या गांव में यह सब नहीं चलता। हे भगवान, अब मैं तेरे पापा से क्या कहूँगी, वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोले जा रही थी। रूपा चुपचाप सब सुन रही थी। ये तो होना ही था, उसे पता था अचानक यह सब होगा, इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रूपा ने कहा, माँ एक बार आप दोनों शिवाय से मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी ने आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने रूपा को चांटा तो मार दिया था, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चांटा मारा था। रूपा, ये तूने क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज में यह बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिता का जो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरी बात मान, भूल जा उसे, अपने पिता का कहना मानकर चुपचाप शादी कर ले। रूपा ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटे की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इससे तो अच्छा इसे शहर भेजते ही नहीं। अब इसके पिता से कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाती हुई शांति जी नीचे आ गई। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, दीनानाथ जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद रूपा नीचे आई और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात रोती रहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर रूपा भी गहरी सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसे पता ही नहीं कब नींद आ गई। सुबह फ़ोन की घंटी से उसकी आंख खुली। दूसरी तरफ फ़ोन पर शिवाय था।
रूपा क्या हुआ, सब ठीक है, तुम कैसी हो? रूपा ने कहा, सिवाय मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता दिया, लेकिन वे बहुत गुस्सा हैं। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। रूपा ने किसी तरह सिवाय को समझाकर फ़ोन रख दिया। वह कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। रूपा पापा के पास जाकर बैठ गई। दीनानाथ जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। रूपा कुछ बोलती इससे पहले ही शांति जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आईं। आप किसी की चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, आप बस अपनी सेहत की चिंता कीजिए। यह कहकर उन्होंने चाय की ट्रे पलंग पर रख दी और सबने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे। अगले भाग 3 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।